फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक पाठ। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? पाठ का प्रारंभ वसंत, ग्रीष्म, जाड़ा या भावस। तो जाड़ा से पाठ का प्रारंभ होता है। किसकी ठंडी रात थी? तो पूर्णिमा की, अष्टमी की, अमावस्या की। तो अमावस्या की ठंडी रात होती है। कौन सी रात चुपचाप आंसू बहा रही है? अंधेरी, चांदनी, आंधी भरी या वर्षा की? तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। किसका क्रंदन सुनाई दे रहा है? कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का या उल्लुओं का? तो सियारों का क्रंदन सुनाई दे रहा है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी भर देती है? तो पहलवान के ढोलक की आवाज मृत गांव में संजीवनी भर देती है। पहलवान का नाम होता है लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान था। चांद सिंह शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान था। इधर अपना लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। उधर 9 वर्ष की उम्र में किसका गोना हो गया था? मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए, तब तक मैं इनको ज्वाइन करवाता हूँ। 9 वर्ष की उम्र में कल हमने पढ़ा था किन्हीं एक का गोना हो गया था। 5 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। हाँ, भक्तिन का गोना हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में भक्तिन का होता है गोना और अपने पहलवान हो जाते हैं अनाथ। कितना देखो जुड़ा हुआ है। 9 वर्ष डाल दिया, दोनों का लिख दिया कि दोनों का ये होता है। शेर के बच्चे प्रसिद्ध है चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम? चांद सिंह के गुरु का नाम हवा सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह या श्याम सिंह? तो बादल सिंह। चांद का गुरु हो गया बादल। चांद सिंह कहाँ से आया था? चांद सिंह हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो चांद सिंह कहाँ से आया था? मैसेज बॉक्स में आपने डाल दिया होगा पंजाब। चांद सिंह आता है पंजाब से। चांद सिंह के गुरु का नाम हो गया बादल सिंह, आते हैं पंजाब से। लुट्टन सिंह पहलवान ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया? तो उन्होंने गोपालनगर, नामनगर, श्यामनगर या भावगंज? तो वो श्यामनगर के दंगल में हराते हैं। श्यामनगर के दंगल में। श्यामनगर के राजा का नाम? श्यामनगर के राजा का नाम आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। श्यामनगर के राजा। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां, कल्लू खां? तो काला खां को पटक के हरा दिया। काला खां के बारे में क्या था कि वो या अल्ली बोलकर जब किसी पे टूट पड़ता था तो सामने वाले को लकवा मार जाता था, ऐसा उसके बारे में बातें फैलाई जाती थी। मतलब उसका भयंकर खौफ था। किसका? काला खां का। उसे भी किसने हरा दिया? अपने लुट्टन सिंह ने। लेकिन पहले किसे हराता है वो? पहले चांद सिंह को हराता है। लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? नाम प्रसिद्ध पाने के नाम जीतने, शरीर को मजबूत बदला लेने के लिए। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए उस पर लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन सवार होती है। शायद इस तरह का प्रश्न ना पूछा जाए। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि उसकी सास जो थी ना, उसको लोग परेशान करते थे। तो सास को परेशान करते थे, तो अब उसको तगड़ा शरीर बनाना था, पावरफुल शरीर बनाना था, मजबूत शरीर बनाना था। तो सास बदला लेने के लिए भी वो ये काम करता है। उसके सास को जो परेशान करते थे, उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो ऑप्शन में इसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, उस तरह आएगा, थोड़ा सा बदल के आएगा। लुट्टन के कितने पुत्र थे? 1 2 3 4। 2 पुत्र थे लुट्टन के। राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? खेती करने लगा। गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। मालिक तो गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगता है जब वो राज दरबार से निकाल दिया जाता है। अब गांव में आके इसके दोनों बेटे हैं। उन दोनों बेटों की मृत्यु भी इसके आगे ही हो जाती है, पहलवान के आगे। वो दोनों भी कुश्ती ही लड़ा करते हैं, पहलवान ही होते हैं। पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी या नेतागिरी? ये दोनों लड़के बाद में मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन पहले ये अच्छे पहलवान होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। न्यूटन के दोनों बेटों की मृत्यु किस वजह से हुई? करंट लगने, सांप काटने, तो मलेरिया और हैजे के कारण दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। यही महामारी वहां फैलती है, मलेरिया और हैजा। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1 2 2.5। ऑप्शन में 1.5 यहाँ था, वो गायब हो गया। तो 1.5 हाथ का पहलवान का कलेजा होता है। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर, प्रेमनगर, रामनगर, रूपनगर? तो श्यामनगर में दंगल देखने जाते हैं। कितने वर्ष पहलवान अजय रहा? 10 15 20 25? तो 15 वर्ष तक पहलवान रहता है अजय। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? चांद सिंह, राजा साहब, लुट्टन, काला खां? राजा साहब का ये कथन होता है कि जीते रहो बहादुर, मिट्टी की लाज। फर्नीचर रेणु का जन्म किस वर्ष में होता है? 18 19 20 या 21? तो फर्नीचर नाथ रेणु का जन्म होता है 1921 में। अपने पाठ्यक्रम में एक कवि का
या लेखक का जन्म 1911 में होता है, और 1911 में एक का ही नहीं होता, 4 लोगों का होता है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लोगों का। आप केवल 2 लोगों का भी याद कर लेंगे तो वो अपने पाठ्यक्रम में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होती है? तो उनकी मृत्यु हो जाती है 1977, 76, 75, 74। तो 1977 में इनकी अकेले की ही मृत्यु होती है या किसी और की भी 1977 में मृत्यु होती है? कॉम्बिनेशन मिलेगा देखना। ऐसे ही इनके 10 साल बाद 1987 में भी अपने एक एक कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री की मृत्यु होती है, जिनको ज्ञानपीठ भी मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर, पटना, पूर्णिया कहाँ होता है? तो पटना में इनका निधन हो जाता है। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल के बारे में 5-4 चीजें अगर याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। 5-4 चीजें याद क्यों कर लेंगे? क्योंकि मैला आंचल अपने आप में विशेष है। 1954 में प्रकाशित होता है और इसी से माना जाता है अंतलेख उपन्यासों की शुरुआत। इधर महाभोज भी बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, टोपी शुक्ला भी और राग दरबारी भी। ये सारे इन सब के लेखक कवियों और इनका क्रम वगैरह एक बार आप देख ही लीजिएगा अभी। मैलांचल कैसा उपन्यास है? तो पौराणिक, ऐतिहासिक, नागरिक, आंतरिक। तो ये आंतरिक उपन्यास है, आंतरिक नहीं, आंचलिक उपन्यास है। रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज भयानक बना देती थी? पेचक की, एचक की, केचक की, रेचक की। भाई, पेचक, पेचक माने उल्लू की आवाज उसे और भी ज्यादा। लुट्टन पहलवान को होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? तो उनके गांव, तहसील, जिले या प्रदेश? तो जिले तक ही थी होल इंडिया। लुट्टन सिंह अपने आप को होल इंडिया का पहलवान कहा करता था। लुट्टन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया? तो उसकी सास ने लुट्टन को पाल पोस कर बड़ा किया। किसने? सास ने। लुट्टन को तो उसकी सास ने बड़ा किया। अपने एक और पात्र आते हैं, अपने पात्र का नाम है यशोधर बाबू। उनको कौन पाल पोस कर बड़ा करती है? यशोधर बाबू को राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? तो चांद सिंह, कालेखा, लुट्टन सिंह या रूप सिंह? तो ये चांद सिंह के पक्ष में होता है राज, क्योंकि इसको सब मना करते हैं कि भाई लुट्टन सिंह को सब मना करते हैं, तो सब उसके विपक्ष में हो जाते हैं। शेर के बच्चे के गुरु का नाम क्या है? शेर के बच्चे के गुरु का नाम है समर सिंह, बादल सिंह, अजमेर सिंह या दारा सिंह? तो बादल सिंह शेर के बच्चे के गुरु का नाम है। चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? शेर की तरह, हाथी, बाज या सांप? तो वो बाज की तरह टूट पड़ा लुट्टन सिंह पर। कौन? चांद सिंह टूटता है। लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितने डिग्री पर घुमाकर चला करता था, फैलाकर चलता था? तो वो 30, 45, 60 या 75? तो 45 डिग्री पर घुमाकर पहलवानों की तरह चला करता था, 45 डिग्री पर फैलाकर। काला का क्या कहकर प्रतिद्वंदी पर आली कहकर वो टूट पड़ता था। लुट्टन पहलवान और दोनों भाई पहलवानों का दैनिक भोजन का नाम सुनते राजकुमार ने क्या कहा? तो राजकुमार कहता है टेरिबल और मैनेजर साहब कहते हैं हॉरिबल। तो राजकुमार ने क्या कहा? टेरिबल। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैलता है? तो ये गर्मी, सर्दी, बरसात? तो ये सर्दी में फैलता है, सर्दी में फैलता है। दंगल के आयोजन का स्थल क्या था? श्यामनगर। दंगल के आयोजन का स्थल श्यामनगर। श्यामनगर के राजा का नाम? राजा श्यामानंद। श्यामानंद के यहाँ ही सरकारी नौकरी मिलती है अपने लुट्टन सिंह पहलवान को, और वहीं से फिर वो बाद में निकाल दिए जाते हैं। क्यों निकाल दिए जाते हैं? क्योंकि राजा श्यामानंद की मृत्यु हो जाती है, उनका बेटा यहाँ पे आ जाता है, बेटे का रुचि अलग ही खेलों में होती है, इस वजह से उनको निकाल दिया जाता है। तो फिर इस पाठ की मूल भावना क्या है? इस पाठ की मूल भावना है अपने जो जैसे लोकगीत है या लोक संस्कृति है, लोक खेल है, पुरानी जो भी चीजें हैं उनको बताना इसका उद्देश्य है। चांद सिंह का हार हार से सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? चांद सिंह की हार से सबसे ज्यादा मराठा, मीणा, पंजाबी या डोगरा? पंजाबी, क्योंकि पंजाबी पहलवान होता है चांद सिंह, इसलिए वो दुखी होते हैं। अब चांद सिंह के गुरु का नाम फिर से आ गया बादल सिंह। 4-5 बार रटा हमने बादल सिंह, तो हमें हो गया है याद। इसमें इतना ही। अभी हम सीधा आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल निबंध पर। शिरीष, लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? भिखारी के साथ, अवधूत के साथ, साधु के साथ या गृहस्थ के साथ? अब ऑप्शन में आप मैसेज बॉक्स में आप डालते रहिएगा कि लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? अवधूत के साथ वो शिरीष की तुलना करते हैं। शिरीष के फूल के रचयिता का नाम है नगेंद्र रामकृष्ण बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इस निबंध के रचयिता हो गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आर्कवत किस पेड़ का नाम है? आम, नीम, अमलतास या शिरीष? आर्कवत किस पेड़ का नाम है? तो आर्कवत है अमलतास का नाम। आर्कवत है अमलतास का नाम। अमलतास कितने दिनों के लिए फलता फूलता? 15-20, 1-2 महीने, 2 सप्ताह या 4 सप्ताह? अमलतास फलता फूलता है, अमलतास फलता फलता फूलता है 15 से
20 दिनों के लिए। किस ऋतु के आने पर शीरीष लहक उठता है? शीत ऋतु, शीरीष, वसंत या वर्षा? वसंत ऋतु आने के बाद शीरीष लहक उठता है। किस महीने तक शीरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या आषाढ़? आषाढ़ के महीनों तक इसके फूल, शीरीष के फूल मस्त बने रहते हैं। शीरीष की डालें कैसी होती हैं? कमजोर, मजबूत, मोटी या पतली? शीरीष की डालें होती हैं कमजोर। द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास या भास? उन्होंने कालिदास का उल्लेख इस पाठ में किया है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, कथन किसका है? तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी? तो ये तुलसीदास का कथन है। कौन सपासप कोड़े चला रहे हैं? तो रावण, अत्याचारी राजा, ब्रह्मा? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। शीरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? पानी, मिट्टी, वायुमंडल या खाद? ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास, व्यास, वाल्मीकि या भूभूति की? तो ये कालिदास की रचना है। कर्नाट राज की कन्या का क्या नाम है? विजय लक्ष्मी, पार्वती या विज्जिका? तो विज्जिका देवी कालिदास की कर्नाट की कन्या का नाम है। विज्जिका देवी कर्नाट की कन्या का नाम है। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? व्यास, ब्रह्मा, कालिदास या वाल्मीकि? तो कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को? तो इन चारों में से उन्होंने कालिदास को कहा है। इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नीम के लिए, गन्ने के लिए, चावल या बांस? तो गन्ने के लिए इक्षुदंड शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत में लेखक ने क्षितिज की तुलना किसके साथ की है? तो अंत में उन्होंने क्षितिज की तुलना महात्मा गांधी के साथ की है। अंत में वो महात्मा गांधी के साथ तुलना करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों पाठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। उनके द्वारा दिए जाने वाले एक भाषण का अनुवाद है ये दोनों पाठ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम आप मैसेज बॉक्स में डालिए कि रामदेव सकपाल जी है, रामजी सकपाल है, राम किशुन सकपाल है या राधे राम सकपाल है? रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? आधुनिक सभ्य समाज मानता है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? चौथे वाले का सही उत्तर, चौथे वाले का सही उत्तर आ गया प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों आएगा, दोनों आएगा। ये प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई। पाठ के अनुसार प्रमुख क्या नहीं आएगा? एक बार आप देखिए, पाठ के अनुसार क्या प्रमुख नहीं आएगा? प्रमुख कारण बनी हुई। किताब में आप किताब ओपन होगी ना, ये वाला पाठ दोनों ही है। ठीक है, एक बार देख लिया होगा आपने। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। मूक नायक क्या है? मूक नायक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक या कहानी संग्रह? तो मूक नायक है अखबार, मूक नायक है पत्रिका। ये भी कंफ्यूजन है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक अखबार है या पत्रिका? एक बार आप देखिए, कभी कोई कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। मूक नायक है
बुक में क्या दे रखा है नेपाली में? आंसर। तो मूक नायक है। पर देख लीजिएगा अच्छी तरह। पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु होती है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। उनकी मृत्यु होती है। और जन्म 1988, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 89, 90 या 91। भीमराव अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु कंफर्म कर लीजिए। हम्म। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप, मृत्यु 1956। भाईचारे का वास्तविक रूप, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फूले की, और राम गोपालाचारी या महात्मा गांधी की? तो ये तो बड़ा सरल। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी? सभ्य समाज की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ये कहाँ जाते हैं? इटली जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ जाते हैं? लंदन तो ऑप्शन में नहीं है। न्यूयॉर्क जाते हैं, पक्का न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी? तो उनके बुद्ध थे। नहीं नहीं, कबीर थे। नहीं नहीं, ज्योतिबा फूले थे। ये तीनों ही थे। जाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 में, 1940 में, 1936 में या 1938 में? तो ये होता है 1936 में। 1936 में अपने प्रेमचंद की मृत्यु भी होती है। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 35-36 में होती है। किताबों में 35 दे रखा है ना। हाँ, तो 35 में होती होगी। तो 36 में अपने इन्होंने भाषण दिया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है? भाषण। भाषण। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट ऑफ इंडिया है, है। तो ये सारे ही उनकी रचनाएं हैं। आधुनिक सभ्य समाज किस समाज श्रम विभाजन को क्यों 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 मानता है? कार्य कुशलता के लिए क्यों आवश्यक मानता है? भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी का इनमें से कोई भी नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका प्रकाशन वर्ष जरूर देख लीजिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? लल्लई सिंह यादव ने किया क्या? किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो इनके भाषण का अनुवाद करते हैं ललई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ? दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद, नारीवाद, निर्विवाद या परिवारवाद? तो इस युग में कहाँ पर विडंबना उनको जातिवाद में ही दिखाई देती है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है?
है माता का नाम। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमा भीमा भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 18, 16 या 14। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि धारण करते हैं 1916 है ना कंफर्म? 1916 में वो पीएचडी की उपाधि धारण करते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोगों की तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृभाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सब पढ़े लिखे हो, लेखक के अनुसार सब समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भाव हो, ऐसे आदर्श समाज की वो चाहते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो वो मानते हैं जाति प्रथा, बेरोजगारी। द कॉस्ट इन इंडिया देन मैकेनिज्म, इनकी रचना है भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा लाभदायक हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है भारत। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। आदर्श समाज किस पर आधारित? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित। बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? आदर्श समाज की उन्होंने कल्पना की है। हमारा समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज को अम्बेडकर ने कैसा समाज कहा है? सभ्य और आदर्श समाज कहा है। सभ्य और आदर्श समाज। जातिवाद के समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जातिवाद के समर्थकों ने क्या तर्क दिया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है? व्यक्ति को उसकी पसंद का पेशा चुनने की आजादी नहीं देती। ये नकारात्मक पहलू है। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होगा, किस आधार पर होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, कार्यकुशलता और निपुणता के आधार पर होना चाहिए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करती है? श्रमिक का विभाजन भी करती है। जाति प्रथा श्रमिक का भी विभाजन कर देती है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? अपने पैतृक व्यवसाय से या एक ही व्यवसाय से वो बांध देती है। जाति प्रथा के तहत व्यक्ति कौन सा पेशा जबरदस्ती अपनाना पड़ता है? पैतृक पेशा जबरदस्ती उसे अपनाना पड़ता है। अम्बेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? केवल पैतृक पेशा। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया? जाति प्रथा। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच और भेदभाव पैदा। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति की निजी क्षमता, रुचि और कुशलता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा किस प्रकार निर्धारित होता है? उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार उसका पेशा निर्धारित। लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन सा अवसर प्रदान करने के पक्ष में? हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर। लेखक के अनुसार समाज की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? सबको समान अवसर देकर समाज की कार्यकुशलता। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? भाईचारे की तुलना की है। किसके मिश्रण से? दूध और पानी के मिश्रण। अम्बेडकर ने भाईचारे को वास्तविक रूप किस मिश्रण की तरह माना है? दूध और पानी। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों को पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? गुलामी या दासता कहलाता है। लेखक के अनुसार किन तीन बातों पर समान किन 3 बातों पर समान नहीं होते? मनुष्य 3 बातों पर: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? हिंदू धर्म। किस देश की जाति प्रथा समाज में भेदभाव पैदा करती है? भारत की जाति प्रथा।
लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है? 3 तत्वों की चर्चा की। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है? समाज के सभी वर्गों को ये प्राप्त होता है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? एक समान व्यवहार रखना चाहिए। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह लोगों को एक ही पेशे से बांधे रखता है। लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है? कानून से नहीं है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? हानिकारक। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीक के कारण परिवर्तन हो रहा है। किस देश से जुड़ा व्यक्ति देश की बड़ी जनसंख्या के संपर्क में रहता है? तो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति। पाठ के अनुसार है सारे उत्तर। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? बेरोजगारी को। लेखक के अनुसार आज भी समाज में किसके पोषकों की संरक्षण की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की। कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक और शिक्षित समाज। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और कार्य क्षमता पर ये आधारित होना चाहिए। रुचि शब्द जहां जहां आया वहां वहां अशुद्ध ही आया, शुद्ध हमें पता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर। बताया गया है कि जहाँ अगर कोई अशुद्ध होना तो इसको इग्नोर करिएगा। श्रम विभाजन में मनुष्य की किस भावना को कोई महत्व नहीं रहता? व्यक्तिगत भावना का। ये कुछ शब्द अशुद्ध है तो इग्नोर करते रहिएगा। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होती? कार्य कुशलता और आत्मसंतुष्टि। जाति प्रथा किस पहलू के जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक? आर्थिक पहलू के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय बना। जाति जाति प्रथा से संबंधित एक और पाठ आता है 11वीं क्लास में। वो पाठ है गलता लोहा। और गलता लोहा के लेखक कौन है? मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है, और मुख्य पात्र आप दिमाग में सोच लीजिए। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? गंभीर दोषों से युक्त है। मनुष्य को अपनी कार्यकुशलता व दक्षता दिखाने के लिए क्या प्रदान करना आवश्यक है? स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वथा उचित है? प्रोत्साहन। समाज में क्या होनी चाहिए? गतिशीलता। इस जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध है सामाजिक जीवन में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहता है? समता शब्द। कौन सा शब्द? समता शब्द। समता शब्द क्या रहता है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में विवाद का विषय रहता है समता। कार्य कुशलता और दक्षता दिखाने के लिए क्या? स्वतंत्रता। प्रोत्साहन देना आवश्यक है। समाज के सदस्यों को प्रारंभ से ही क्या उपलब्ध कराए जाने चाहिए? समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समाज को किस दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? मानवता के दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है। समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र क्या है? कसौटी। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी और भुखमरी का। बेरोजगारी और भुखमरी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है जाति प्रथा। जाति प्रथा समाज में किन समस्याओं को जन्म देती है? बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। लेखक के अनुसार क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है? समानता और समता। एक काल्पनिक जगत की वस्तु। सामूहिक दिनचर्या की एक रीति समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है? लोकतंत्र नाम है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी अपना हो जाता है पाठ पूरा।